गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके आगे के टॉपिक की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, एलआई और एलडी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है शो दैट the vectors three, 1, 5 and 1, 2, 1 are Li। मीन्स हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर 3, 1, 5 और 1, 2, 1 ये दोनों वेक्टर जो हैं वो Li होते हैं। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले लेट 3, 1 A1 इक्वल्स टू 3, 1, 5 एंड A2 इक्वल्स टू 1, 2, 1। अगेन लेट lambda 1 and lambda 2 are two numbers such that lambda 1 A1 प्लस lambda 2 A2 इक्वल टू 0। हमने पहले मान लिया A1 और जो दिए गए वेक्टर थे उनको हमने मान लिया ये A1 है और ये A2 है, और फिर हमने L1 lambda 1 और lambda 2 दो नंबर्स ले लिए। ये दो जो संख्याएं हैं वो इस तरह की संख्याएं हैं जिनको इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। अब इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। lambda 1 A1 मीन्स 3, 1, 5 प्लस lambda 2 1, 2, 1 इक्वल्स टू 0। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 3 lambda 1 5 lambda 1 प्लस lambda 2 2 lambda 2 lambda 2 इक्वल टू 0, 0, 0, क्योंकि ये वेक्टर 0 है। अब दो वेक्टर्स का योग हम जानते हैं कि दो वेक्टर का योग क्या होता है, जो वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो 3 lambda 1 प्लस lambda 2 ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट lambda 1 प्लस 2 lambda 2 और तीसरा कंपोनेंट है 5 lambda 1 प्लस lambda 2 इक्वल्स टू वेक्टर 0, 0, 0। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स यदि इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी हमेशा इक्वल होते हैं, तभी वो इक्वल वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर लेते हैं। तो 3 lambda 1 प्लस lambda 2 इक्वल टू 0, फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू 0, lambda 1 प्लस 2 lambda 2 इक्वल टू 0, और तीसरा है 5 lambda 1 प्लस lambda 2 इक्वल टू 0। अगर इन तीनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो lambda 1 इक्वल टू lambda 2 इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। दस द वेक्टर्स A1 एंड A2 आर Li। तो इससे सिद्ध होता है कि A1 और A2 जो हैं हमारे वो दो वेक्टर्स हैं, इनके हमने lambda 1 lambda 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 किया, और इस रिलेशन को सॉल्व करने पर जो कांस्टेंट्स की वैल्यू आई वो हमारी 0 आ गई। तो ये 0 तभी होगा जबकि lambda 1 lambda 2 दोनों इक्वल टू 0 हों। फलते A1 और A2 जो है हमारे वो एक घात स्वतंत्र सदिश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पानिंग सेट या जनक समुच्चय की। हिंदी में कहते हैं इसको जनक समुच्चय।
तो क्या होता है जनक समुच्चय? जनक समुच्चय की परिभाषा है, माना ए किसी सदिश समष्टि का एक अरिक्त समुच्चय है तथा बी सबसेट है ए का। हमने मान लिया कि ए किसी सदिश समष्टि का एक समुच्चय है और बी ए का एक उप समुच्चय है। तब यदि ए के समस्त अवयवों को बी के समस्त सदिशों कह देते हैं हम, बी के सदिशों के एक घात या एक घातीय संचय मीन्स LC के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तो समुच्चय बी को ए का जनक समुच्चय कहते हैं। अर्थात ए हमारा जो समुच्चय है उसका एक उप समुच्चय लिया हमने बी, और उस बी के अवयवों द्वारा हम ए के प्रत्येक अवयव को जनरेट कर सकते हो, जनित कर सकते हो, तो वह जनित समुच्चय कहलाता है। स्पैनिंग सेट का जो मीनिंग है वो जनरेटिंग सेट भी होता है। तो जनरेटिंग सेट मीन्स ऐसा सेट जो ए के सारे एलिमेंट जो हैं उनको बी के द्वारा हम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सेट E1, E2, E3 त्रिविमीय सदिश समष्टि E3 का जनक समुच्चय है। E3 मीन्स 3 डायमेंशन स्पेस, और 3 डायमेंशन यहाँ पर जहाँ E1 बराबर हम जानते हैं कि 1 0 0, E2 बराबर होता है हमारा 0 1 0 और E3 बराबर होता है 0 0 1। तो ये जो इकाई सदिश हैं ये तीनों इकाई सदिश E3 को जनरेट करते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसी में क्यों कहते हैं इसको जनक समुच्चय, क्योंकि माना ABC ये E3 का कोई भी एलिमेंट है, ये एक सदिश है E3 का, कोई भी सदिश है। इस E3 के इस अवयव को हम ABC बराबर A इंटू 1 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0 प्लस C इंटू 0 0 1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये जो अवयव है E3 का एक हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया है। आर्बिट्रेरी मीन्स स्विच, अपनी इच्छा से चुना गया एक हमने सदिश लिया है, और ये सदिश जो है इस सदिश को हम E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सके। अर्थात ये जो हमारा सेट है E1 E2 E3 का वो त्रिविमीय सदिश समष्टि E3 का एक जनक समुच्चय है। इसके बाद हम बात करते हैं आधार समुच्चय की। हिंदी में कहते हैं आधार समुच्चय।
बेसिस सेट या आधार समुच्चय, इसको सिंपली हम बेसिस भी कहते हैं। परिभाषा है इसकी, यदि किसी जनक समुच्चय के सदिश Li होते हैं तो उस समुच्चय को आधार समुच्चय कहते हैं। जो हमने अभी डिफाइन किया था जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट, उस स्पैनिंग सेट के एलिमेंट्स अगर Li होते हैं, उस जनक समुच्चय के सभी अवयव यदि Li हो तो उस केस में उसे हम आधार समुच्चय कहते हैं। अतः मान लेते हैं B सबसेट है En का, En मीन्स n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर B En का एक सबसेट है तो En का आधार समुच्चय होगा यदि पहला B Li हो और दूसरा B En का जनक समुच्चय हो। अर्थात आधार जो होता है, आधार समुच्चय या आधार, वह आधार एक ऐसा उप समुच्चय होता है दिए गए सदिश समष्टि का जो कि Li भी होता है और उस दी गई सदिश समष्टि को जनरेट भी करता है या उसका जनक समुच्चय भी होता है। तो यदि जनक समुच्चय Li है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है जनक समुच्चय के सदिश यदि Li होते हैं तो अगर किसी सदिश समष्टि का जनक समुच्चय जो है उसका जो जनक समुच्चय है वो उसके सारे वेक्टर क्या हों, Li हों, तो वह आधार समुच्चय कहलाता है। और इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, यदि Bn En का, En मीन्स n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक उप समुच्चय है तो En का आधार समुच्चय होगा यदि B इज Li एंड सेकेंड B इज जनरेटिंग सेट ऑफ En। अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारी है साइमल्टेनियस सिस्टम। तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, किसी युगपत समीकरण निकाय के हल। तो मान लेते हैं Ax बराबर B एक युगपत समीकरण निकाय है, तब निकाय के हल की प्रकृति निम्न स्थितियों में होती है। पहली स्थिति हमारी केस फर्स्ट है, जब रो A इक्वल्स टू रो AB इक्वल्स टू n, जहाँ पर रो जो है वो मैट्रिक्स की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब A की रैंक इक्वल टू रो AB। AB मीन्स ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स या संवर्धित मैट्रिक्स है AB। AB का मतलब हुआ अगर A कोई मैट्रिक्स है हमारी Ax बराबर B, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, तो हम AB ये हमारी एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने एक स्तंभ और जोड़ दिया है जो कि B वाला कॉलम है। तो AB को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या संबंधित मैट्रिक्स। तो रो A इक्वल्स टू रो AB, दोनों की रैंक जो हो बराबर हो और किसके बराबर हो, n के बराबर हो, जहाँ पर m जो है n जो है वो नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कितने इसमें इक्वेशन है उसके बराबर है। तब समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। अगर रो A इक्वल्स टू रो AB हो, मीन्स A की जाति और उसकी संवर्धित मैट्रिक्स की जाति समान हो और वो किसके बराबर हो, n के बराबर हो, तो सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। केस सेकंड है व्हेन रो A इक्वल्स टू रो AB, दोनों बराबर हैं परंतु इनका जो रैंक है वो n से कम या कम हो, बराबर तो ऊपर आ गया, लेस देन n हो। इस केस में इस सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और केस नंबर थर्ड है जब रो A इज नॉट इक्वल टू रो AB, अर्थात दोनों की जो जातियां हैं वो समान नहीं हो, दोनों की अगर जातियां या रैंक समान नहीं है तो इस केस में जो सॉल्यूशन है आपका वो एग्जिस्ट नहीं करता और जो सिस्टम है वो
इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। इन दिस केस रो ए इज नॉट इक्वल टू रो ए बी, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब है इसके जो हल है वो विद्यमान नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन की। क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन? बेसिक सॉल्यूशन या आधारी हल, आधारी हल की जो परिभाषा है वो है, माना ax बराबर b एक n चरों तथा m समीकरणों का एक निकाय है, मीन सिस्टम है, जहां m लेस देन n है। अर्थात एक हमने लीनियर इक्वेशन का सिस्टम लिया है ax इक्वल टू बी, जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल तो n है और नंबर ऑफ इक्वेशन n है, जहां पर m जो है वो लेस देन n है। अर्थात जैसे हम बात करते हैं 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 9। तो ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो 2 है। अर्थात जो n है वो लेस देन ग्रेटर देन m है। n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल और m मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशन। तो समीकरण कितने हैं हमारे? 2 हैं और जो चर हैं हमारे 3 हैं। तो इस तरह का कोई निकाय है। हमने मान लिया ax बराबर b एक n चरों तथा m समीकरण का एक निकाय है जहां पर m लेस देन n है। तब किन्हीं n माइनस m चरों को शून्य मानकर प्राप्त किया गया हल एक आधारी हल कहलाता है। यदि जो शून्येतर चर हैं का सारणिक अशून्य हो। तो बेसिक सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो है, एक सिस्टम है ax इक्वल टू बी जिसमें n समीकरण और n चर और m समीकरण है, जहां पर m n से छोटा है। तो n माइनस m चरों को शून्य मानकर प्राप्त किया गया हल आधारी हल कहलाता है, बशर्ते कि शून्येतर जो चर हैं हमारे उनसे प्राप्त जो सारणिक है उसका मान अशून्य प्राप्त हो। किसी भी ax बराबर b जो सिस्टम है हमारा में n माइनस m चरों को शून्य मानने पर माना b m बाई m का एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो आधारी हल जो होगा हमारा वो है हमारा b एक्स बी बराबर b। ये जो b है हमारा वो a का ही उप समुच्चय है। तो b x इक्वल टू b, दैट इम्प्लाइज एक्स बी इक्वल टू b इनवर्स b। तो यहाँ एक्स बी हमारा क्या है? एक्स बी हमारा बेसिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन आधारी हल एक्स बी द्वारा व्यक्त करते हैं। आधारी हल, चूंकि हमने कितने आधारी हल विद्यमान होंगे उसकी बात करते हैं, तो एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी जो है हमारा वो आधारी हल है और हमने n माइनस m चरों को शून्य माना था। टोटल हमारे चर थे n और उसमें से
n माइनस m चरों को शून्य मानने पर हमें क्या मिलेगा, m। तो n में से जो टोटल वेरिएबल है हमारे, उसमें से m चरों को हमें अशून्य लेना है। तो NCM, टोटल चरों में से m चरों को हमें चुनना है। तो NCM बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। कुल आधारी हलों की संख्या जो होती है वो अधिकतम इतनी होती है, इससे कम हो सकती है, परंतु अधिकतम आधारी हलों की संख्या जो होती है वो NCM इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल के बराबर होती है। कल हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करेंगे, तब तक के धन्यवाद।